AVN is blood supply to a bone is permanent और टेम्परेरी लॉस। खन्ने से पेशेंट हमारे पास आया, उसने हमें कहा कि हमारा चूल्हा गल चुका है, डॉक्टर ने ऑपरेशन करवाने के लिए कहा है। एसिटाबुलम के साथ उसकी अटैचमेंट नहीं सही रहती तो पेन आते ही आती है। चूल्हे का है वो एक साइड से पेन रेडिएट होना शुरू होती है, पहले एक साइड से खराब होना शुरू होता है, धीरे धीरे आते दोनों साइड तरफ होता है। चूल्हा गल चुका है मेरे पैर का, डॉक्टर साहब कहते ऑपरेशन होगा तो मैं ऑपरेशन नहीं कराना। शॉर्टिंग ऑफ लेग क्या देते हैं, वेस्टिंग ऑफ लेग क्या देते हैं। इसमें क्या है, पेशेंट की एक लात छोटी होने लग जाती है। आज तो 4 साल पहले 100 मीटर नहीं चल सकता, मैं आज अपने पैरों पे खुद 2 किलोमीटर चल गए हैं। हिप जॉइंट के पेशेंट्स को 2 ऑपरेशन सजेस्ट किए जाते हैं। फर्स्ट इज कोर डिकम्प्रेशन, अनदर वन इज हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। 25 साल की उम्र में उस बच्चे का चूल्हा गल चुका था। आपको किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं, आयुर्वेद में हर एक चीज़ का इलाज है। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए अलग अलग विषय लेकर और उसके एक्सपर्ट लेकर आते रहते हैं। तो आज भी हमारे पास एक बार फिर से हमने रिक्वेस्ट की तो डॉक्टर दमनदीप लुधियाना से, दमन वेलनेस सेंटर से हमारे पास आ जुड़े हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और एक ख़ास विषय के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। नमस्कार गुरविंदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो में इनवाइट करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक जो समस्या इस समय बार बार देखने को मिल रही है वो है हिप जॉइंट्स के बारे में। हिप जॉइंट्स के बहुत सारे ऑपरेट हो रहे हैं, फिर ओल्ड एज में प्रॉब्लम हो रही है और इसको चूल्हे की या कूल्हे की समस्या भी कह देते हैं। तो आज हम इस पे बात करते हैं और पहले तो आपसे ये समझते हैं कि ये चूल्हा या कूल्हा या हिप जॉइंट जो है वो हमें क्यों और कैसे उसमें प्रॉब्लम आती है। बेसिकली एवीएन, नॉर्मल भाषा में एवीएन कह देना, चूल्हे का गल जाना, चूल्हे की हड्डी खराब हो जाना, ये सब चीज़ें आम प्रचलित हैं। एवीएन इज ए वेस्कुलर नेक्रोसिस, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, नेक्रोस हो जाना। एवीएन इज ब्लड सप्लाई टू अ बोन इज परमानेंट और टेम्परेरी लॉस। डैमेज हो गई। डैमेज हो गई है, वो परमानेंट भी हो सकती है, वो टेम्परेरी भी हो सकती है। फेमोरल हेड, हमारी फीमर का हेड जो कि हमारे चूल्हे के साथ अटैच है, पेल्विस बोन के साथ अटैच है, उसका वहाँ ब्लड सप्लाई का ख़त्म हो जाना, दैट इज कॉल्ड एवीएन, एवेस्कुलर नेक्रोसिस। आजकल बहुत से केसेस ऐसे आ रहे हैं जो पेशेंट कह रहे हैं हमारा चूल्हा गल गया है, चूल्हे की हड्डी घिस गई है, सही से चला नहीं जा रहा। बहुत से केसेस ऐसे हैं एवीएन के। और ये चूल्हा ही है जो आपको खड़े होने में, बिल्कुल, चलने में मदद करता है। बिल्कुल। तो उसका ख़राब होना मतलब आपका बिल्कुल एक जगह पे बेसिकली इट्स अ वेट बियरिंग जॉइंट ना, जो हमारी बॉडी का वेट है वो तो वही बियर कर रहे हैं ना। तो वो अगर ख़राब हो जाए तो फिर जीवन में चलना फिरना तो दूभर हो ही जाएगा और पेन अलग से। बिल्कुल। पेशेंट को स्टार्ट ही विद द पेन होता है। अच्छा। फर्स्ट पेशेंट कंप्लेन करता है मेरे को पेन हो रही है, उसके बाद स्टिफनेस हो रही है, उसके बाद धीरे धीरे उसके चलने बैठने फिरने में दिक्कत आना, ये सब चीज़ें आम देखी जाती हैं। खड़े होने में दिक्कत आना। बिल्कुल। तो ये एक आम समस्या है जो अभी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। और इसमें फिर कह देते हैं कि आप ऑपरेट करवाओ, ये करो वो करो। आप अगर एलोपैथी और उसमें जाते हैं तो फिर वो सब चीज़ें निकलती हैं और फिर बहुत सारे लोगों ने ऑपरेट करवाए भी हैं। अब उसमें क्या क्या हो सकता है, समस्याएं क्या हैं, और उसमें पहले हम ये जानें कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं समाधान पे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, अगर आपको उठने बैठने में दिक्कत आ रही है तो एक बार आप इसका डायग्नोस ज़रूर करवाएं, एक्सरे ज़रूर करवाएं। एक्सरे करवा सकते हैं वो करवाएं, अगर इससे बेटर ऑप्शन है एमआरआई करवाएं। अच्छा। बेसिकली एवीएन की 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेज में, स्टेज 1 2 3 4, जो कि हमें एमआरआई में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अच्छा जी। स्टेज 1 में हेड कोलैप्स नहीं होता, धीरे सी कैल्शियम डिपोजिशन कम होती है, धीरे धीरे पेन आना स्टार्ट होती है। स्टेज 2 में पेन थोड़ी बढ़ जाती है बट स्टिल फेमोरल हेड कोलैप्स नहीं होता, जो गोल है फेमोरल हेड गोल का गोल ही रहता है। जैसे जैसे स्टेज 3 में बढ़ता है फेमोरल हेड कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। स्टेज 4 तक आते आते पूरा हेड कोलैप्स हो जाता है और वो हिप जॉइंट को भी अफेक्ट कर देता है। तो सबसे पहले तो पेशेंट को चाहिए कि वो डायग्नोस करवाए। पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमें बैक पेन है, उन्हें नहीं बताया जाता कि उन्हें क्या समस्या है। बैक पेन हो रही है, लेग स्टिफनेस हो रही है जी, इतने सालों से हो गया, बट एक बार करवा के तो देखिए। जब वो एक्सरे करवाते हैं, हिप जॉइंट का एक्सरे करवाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनके चूल्हे तो किस स्टेज तक पहुंच चुके हैं। फर्स्ट स्टेज में पेशेंट को नहीं पता चलता। फर्स्ट स्टेज में पेशेंट वुड बी लाइक थोड़ी बहुत पेन है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। पेशेंट इग्नोर कर देता है, पर ये इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। तो पहले तो ये हम डायग्नोस करवाएं कि हम किस स्टेज पे हैं, किस स्टेज पे, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है।
अब आता है कि ये हिप जॉइंट के जो अलग अलग, क्योंकि आप इतने समय से काम कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे केसेस होंगे और हैं भी, तो मैं अपनी तरफ से आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला केस, अगर वो लोग जो इस समय हमारे प्रोग्राम को देख भी रहे हैं और जिन लोगों के सर्कल में या खुद डॉक्टर ने जिनको बोल दिया कि आपका चूल्हा जो है वो गल चुका है, तो ऐसे केसेस में कोई होप है, कोई? बिल्कुल है गुरविंदर जी, आपको मैं बताऊं तो हमारा फर्स्ट केस ही यही था। अच्छा। जिसमें पेशेंट हमारे पास आया, पेशेंट का नाम था रामचंद। खन्ने से पेशेंट हमारे पास आया, उसने हमें कहा कि हमारा चूल्हा गल चुका है, डॉक्टर ने ऑपरेशन करवाने के लिए कहा है। अपनी सारी एमआरआई करवा चुका था। पेशेंट था, एक साइड पे था 3rd स्टेज, एक साइड पे था 4th स्टेज। अच्छा। ये भी मैटर करता है। जो बेसिकली कूल्हे का है, चूल्हे का है, वो एक साइड से पेन रेडिएट होना शुरू होती है। पहले एक साइड से खराब होना शुरू होता है, धीरे 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 आते दोनों दूसरी साइड तरफ होता है। आई विल शो यू अ केस। मैं आपको रामचंद जी का केस दिखाता हूँ, जो हमारे पास पहले पेशेंट आए थे एवियन के। सी जी रामचंद जी। ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਦਰਦ ਸੀਗੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਮਆਰਆਈ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਐਮਆਰਆਈ ਕਰਾਈ ਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਗਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਦਰਦ ਹੈਗੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੂਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੂਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं रामचंद जी, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 दिनों की दवाई दी है, 10 दिन खाओ दवाई, उस बाद मैंने दस्यो। ये हमारे पास खन्ने से आए थे, एवियन के पेशेंट थे ये। इनका चूल्हा गल चुका था। इन्होंने एमआरआई करवाई, एक्सरे करवा चुके थे, चलने फिरने बैठने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। हमारे पास आए 18 अक्टूबर को, और फिर आफ्टर 1 मंथ हमारे पास ये आ रहे हैं 20 नवंबर को। और 20 नवंबर में पेशेंट क्या कह रहा है, आप खुद ही पेशेंट से सुनिए। ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ जी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਈ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾ, ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। बाकी डॉक्टर्स ने की किया सी ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੂੜਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। आओ एक बार चल के दिखाओ अपन रामचंद जी। ਕੀ ਰਾਮਚੰਦ ਜੀ ਇਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਉੱਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਫਿਰ ਲੱਗ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। जी बहुत फर्क है जी। बहुत शुक्र। धन्यवाद है जी डॉक्टर साहब का। तो ये था केस चूल्हे का गल जाना, ठीक है। जिसमें कि पेशेंट को बिल्कुल भी होप नहीं थी कि मेरा चूल्हा ठीक भी हो पाएगा। बेसिकली पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो ऑपरेशन के लिए जा पाए। ऑपरेशन कॉस्ट अबाउट 3 to 4 lakhs। तो पेशेंट जब हमारे पास आया, उसे एक होप मिली, और जब आफ्टर 1 मंथ वो हमारे पास आया तो पेशेंट का चेहरा भी आप देख सकते हैं, पेशेंट कितना खुश महसूस कर रहा है, और पेशेंट बिल्कुल ठीक भी है आज। और सब ये जैसे आपने बताया चूल्हे का गल जाना, ये तो एक केस हुआ। ऐसे ही चूल्हे के साथ मैंने सुना है कि जो बॉल है वो खराब हो गई है, वो भी क्या इसी का हिस्सा है? उसमें भी कोई? बिल्कुल जी बिल्कुल, बॉल का अपनी जगह से खिसक जाना या ख़राब हो जाना या गल जाना, फेमोरल हेड जब एसिटाबुलम के साथ उसकी अटैचमेंट नहीं सही रहती तो पेन आते ही आते हैं। ठीक। इसका भी मैं एक केस आपको दिखा सकता हूँ। एक पेशेंट आया था हमारे पास, उसकी बोन ही अलग हो गई थी ओह। विदिन 15 days। आई विल शो यू द रिजल्ट जस्ट विदिन 15 days। सी ਮੇਰੇ ਕਈ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਚੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੈਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਦਮਨਦੀਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕੋਲ। तो ये आपने बताया कि ये बॉल का जो आपने केस बताया, मतलब ये भी ठीक हो सकता है और बिल्कुल। आपने दिखाई दिया। अब एक और है केस जिसमें कहते हैं कि
जो टांग है वो छोटी हो गई, ऑपरेट के बाद हुआ या पहले हुआ, लेकिन ये केसेस भी ऐसे नज़र आए हैं, तो उसमें भी कुछ है कोई हो? बेसिकली इट्स कॉल्ड शॉर्टनिंग ऑफ लेग। शॉर्टनिंग ऑफ लेग कह देते हैं, वेस्टिंग ऑफ लेग कह देते हैं। इसमें क्या है, पेशेंट की एक लात छोटी होने लग जाती है। अगर मैं बात करूं 100 में से 40 to 50% केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें पेशेंट की लात छोटी होने लग जाती है। पेशेंट को चलने में बहुत दिक्कत आती है, उनके लिए स्पेशल उन्हें बूट्स कस्टमाइज करवाने पड़ते हैं, उठने बैठने में चलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। बेसिकली वी आर वॉकिंग लाइक दिस। जब वो एक पैर छोटा हो गया तो पेशेंट ऑब्वियसली उसको ऐसे ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो उससे नॉट ओनली चूला, बैक पेन, नी पेन और भी बहुत सारी पेन से एसोसिएटेड हो तो जाती टांग का छोटे हो जाना फिर वो बिल्कुल बिल्कुल। आई विल शो यू अ केस जिसमें टांग का भी छोटा हो जाना अच्छा, है हमारे उसका भी पास केस है cases। आपके पास? जी। अच्छा। पेशेंट की जो एक लात थी वो छोटी ਹੋ ਚੁੱਕੀ थी। ਮੇਰੇ ਕਈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਚੂੜਿਆਂ 'ਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ 2 ਸਾਲ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ 70-80 ਪੈਸੇ ਸਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੈਸੇ 30 ਦੂਜੀ ਲੱਤ 30 ਪੈਸੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 30 ਪੈਸੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਹੀ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ कि ऑपरेशन चूड़े बदलने पैने, दोनों चूड़े बदलने पैने हैं जी। तो डॉक्टर साहब ये आपने टांग का छोटी हो जाना वो भी आपने बताया। अब एक और सुनने में आता है जिसमें ये हिप जॉइंट से रिलेटेड है कि आपका वो घिस गया है, आपका जॉइंट जो है, तो उसका भी कोई केस आपने हैंडल किया? बिल्कुल किए हैं। चूल्हे का घिस जाना बेसिकली तो मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि अपना डायग्नोस ज़रूर करवाएं। चूल्हे का घिस जाना पेशेंट को स्टार्टिंग में ही कह देते हैं जी आपका चूल्हा घिसने लग गया है। उसे ये नहीं बताया जा रहा तुम्हारी स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ऐसे मैं आपको केस दिखा देता हूँ, वो अभी स्टेज 1 या 2 में थे। अच्छा, उसका भी केस है आपके पास? स्टेज 1 या 2 में ही थे। हमारे पास जो बेसिकली केसेस आते हैं 3 या 4 स्टेजेस के आते हैं, जो सारी जगह से थक हार चुके होते हैं, जो हमारे पास बेसिकली केस आते हैं। पर हमारे पास एक केस आया वो स्टेज 1 पे थी अभी। उन्हें बताया नहीं गया, उन्हें जस्ट इतना इन्फॉर्म कर दिया गया कि आपका चूल्हा घिस रहा है जी, अगर आप इसे समय रहते सही करवाना चाहते हैं तो आप ऑपरेशन करवा लीजिए, नहीं तो आप अपना बेड रेस्ट कीजिए। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि उसमें ऑपरेशन करवाना पाए। अगर हम प्रिकॉशंस रख सकते हैं तो हम तभी से प्रिकॉशंस लेके चलते हैं। हमने ये तो जो केसेस देखे विद मेडिसिन ठीक हुए, राइट। मैं आपको केस दिखाता हूँ जो स्टेज 1 में थी, लेडीज़ थी। वो स्टेज 1 में उनका बॉडी वेट भी इतना ज़्यादा था, डॉक्टर्स ने उन्हें स्टीरॉइड्स इतने खिलाए कि उनका बॉडी वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया, बट स्टिल वो स्टेज 1 में थी, विदाउट एनी मेडिकेशन, जस्ट विद इन 5 मिनट्स वो लेडी हमें खुद कह रही है कि मेरे को कोई पेन ही नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੂਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦਰਦ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਚਲਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਲੱਤ ਆਪਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ? 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗੇ ਬਸ। आओ एक बार चल के दिखाओ। बैठो, हुण अगे नालों बेटर महसूस कर रहे हो? ਬਹੁਤ बहुत बढ़िया। अब सर एक और आता है जिसे हम कहते हैं कि कोर डिकम्प्रेशन, ये भी इसी से हिप जॉइंट से रिलेटेड एक समस्या देखी गई है। इसका क्या होता क्या है, ये कैसे? कोर डिकम्प्रेशन ऑपरेशन है। अच्छा, हिप जॉइंट के पेशेंट्स को 2 ऑपरेशन सजेस्ट किए जाते हैं। फर्स्ट इज कोर डिकम्प्रेशन, अनदर वन इज हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। जो स्टेज 1 और 2 में होते हैं उन्हें कोर डिकम्प्रेशन सजेस्ट किया जाता है कि अभी आपका चूल्हा इतना ख़राब नहीं हुआ है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया 4 स्टेजेस होती हैं, अभी आपका चूल्हा इतना ख़राब नहीं हुआ है तो आप 1st और 2nd स्टेज में हो, हम इसका छोटा ऑपरेशन कर देंगे। अच्छा। जो पेशेंट के हमारे पास कॉल्स आती हैं या जो कंसर्न पेशेंट होते हैं वो हमें कहते हैं कि सर हम छोटा ऑपरेशन करवा चुके हैं फिर भी हमें दिक्कत आ रही है। छोटा ऑपरेशन इज कोर डिकम्प्रेशन। अच्छा, उसमें ड्रिलिंग करके बोन मैरो डाल के वो कर दिया जाता है। कोर डिकम्प्रेशन से भी ये नहीं है कि आपका चूल्हा ठीक हो जाएगा। मैं आपको केसेस दिखा सकता हूँ जिन्होंने कोर डिकम्प्रेशन भी करवा लिया, एक बार नहीं 2 बार करवा चुके हैं। वो कोर डिकम्प्रेशन के बाद हमारे पास पेशेंट आया, रिसेंटली पेशेंट आया 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहला, वो कोर डिकम्प्रेशन करवा चुका है। उसके बाद उसे इन्फेक्शन इतनी बढ़ गई है, पस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसके पेन और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो भी केस देख लेते हैं। हाँ जी, फॉर श्योर।
ये देखिए, ये जो पेशेंट है ये कोड डिकम्प्रेशन करवा चुका है। अच्छा। एक बार कोड डिकम्प्रेशन करवा चुका है, दूसरी बार डॉक्टर ने कहा है कि एक बार और करके देख लेते हैं, अगर उससे काम नहीं बनेगा तो हम हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए ही जाएंगे। अब पेशेंट तो देखो एक होप लगा के ऑपरेशन ऑलरेडी करवा चुका है, उसे नेक्स्ट ऑपरेशन, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन, तो दैट्स नॉट फेयर ना। अब सर एक और है डॉक्टर साहब, ये उसमें कहते हैं फुट ड्रॉप हो गया, तो फुट ड्रॉप तो फुट हुआ है लेकिन कनेक्शन कहीं पे वो हिप जॉइंट के साथ है, तो उसमें क्या होता है, क्या ये है? बहुत सीवियर केसेस में होता है जिसमें फुट ड्रॉप होने लग जाता है। अच्छा। जब हमारी हिप जॉइंट की पेन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारे पूरे लेग में रेगुलेट हो जाती है, नीज इफेक्ट हो जाते हैं, तो फुट इज़ बेसिकली लाइक दिस। उनका फुट ड्रॉप ऐसे होने लग जाता है, वो पैर सही से नीचे लगा ही नहीं पाते हैं। हम चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, उनका फुट ऐसे हो जाता है, सही से वो पैर नीचे लगा ही नहीं पाते। हमारे पास एक केस आया था, वो लेडीज थी, उन्होंने 3 सालों से पैर में चप्पल नहीं पहनी, अच्छा। फुट ड्रॉप की वजह से। स्पेशल शूज़ बनवा रखे हैं, वही पहन सकते हैं और कुछ भी नहीं। स्टार्ट कहाँ से हुए थे? एवियन से। मैं उसका भी केस आपको दिखा देता हूँ। वो पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है, अब वो अपना शूज़ भी पहनते हैं, नॉर्मल अपना काम भी करते हैं। शी इज़ अ गवर्नमेंट टीचर। अच्छा। ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ MRI ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਪੈਰ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਗੜਾਪਣ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, अंगूठे पैर दी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हैगी सी। तो लगभग हमने सारी चीज़ें डॉक्टर साहब देख ली, जिसमें आपने बताया कि जो चूल्हा गल चुका है, फिर उसके बाद बॉल्स की प्रॉब्लम वो भी आपने बताई, और बाकायदा केस स्टडीज़ आपने अपनी दिखाई जो आपने करी हैं। अब डॉक्टर साहब ये सवाल आता है कि किसी व्यक्ति को रिकवर होने के लिए, किसी पेशेंट को क्या चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं? क्या बच्चों में रिकवरी फास्ट है या बुज़ुर्गों में लेट है, लेडीज़ में पहले होती है? ऐसा क्या फैक्टर्स रहते हैं? इसकी रिकवरी रेट कैसी होती है, कैसे? गुरविंदर जी, अगर फैक्टर्स की बात करूं तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। अच्छा। आपने अभी बात करी ना बच्चों की, आपको बच्चों का केस सुना देता हूँ। पेशेंट आया हमारे पास, एज इज़ 25। अच्छा जी। 25 कोई बड़ी एज नहीं है। 25 की एज में आपने कोई चूल्हे का पेशेंट नहीं देखा होगा, मैंने लाइफ में पहली बार देखा। अच्छा। 25 साल की उम्र। जब हमारी कॉल पे बात हुई, उन्होंने कहा हमने टाइम दिया, वो आए, विजिट किया। जब हमने देखा, हमने कहा क्या आपके फादर साहब की है? नहीं, कहता सर मेरी है। ओह। 25 साल की उम्र में उस बच्चे का चूल्हा गल चुका था, उसे डॉक्टर ने नहीं बताया। जब हमने देखा, हमने उसे एक चीज़ कही कि आप टीबी का टेस्ट करवाओ। जब उसने पेशेंट ने टीबी का टेस्ट करवाया, टीबी पॉजिटिव। अच्छा। टीबी से भी चूल्हा गल रहा है, जिसमें कि अवेयर ही नहीं है, उसे बिल्कुल भी पता ही नहीं था। एज क्या थी? 25। उसके बाद एक केस आया 30 की एज में। सिर्फ बहुत से केसेस हैं। अगर हम बात करें रिकवरी की, तो ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। लेडीज़ में फास्ट, जेंट्स में स्लो, ऐसा कुछ भी नहीं। हर एक पेशेंट की अपनी टेंडेंसी है, हर एक पेशेंट अपने परहेज़ हैं। जितने वो ज़्यादा करेगा, उतनी जल्दी जल्दी वो ठीक होता जाएगा। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, किसकी क्या कंडीशन है। अब कोई सेकंड स्टेज पे है, तो वो विद इन, हमारे पास जितने भी मैं आपको टेस्टिमोनियल्स दिखाऊं, वो विद इन 15 डेज़ के हैं। 15 डेज़ में हमें पेशेंट कहते हैं कि आई एम वेल एंड गुड, 70 to 80% आई एम रिकवर्ड। तो रिकवरी का मतलब कुछ पेशेंट्स हैं आफ्टर 1 मंथ, कुछ पेशेंट्स को 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं। जो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम लेके चलते हैं, हम पेशेंट को कहते हैं 4 से 5 महीने आपको अच्छा दवाई खिलाई जाएगी। तो रिजल्ट मिलता है उसके बाद? बिल्कुल, रिजल्ट तो पेशेंट को पहले आपने 15 से दिखाया 20 दिन में मिलने लग जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने जो केस दिखाए और जो हमारे देखने वाले हैं जिनके पास ऐसी समस्या से जूझ रहे कुछ लोग हो सकते हैं, या वो स्वयं भी खुद भी हो सकते हैं, वो आप ही के पास क्यों आए? या मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करूँगा। हमारे पास क्यों आए से नहीं, हमारे पास जो केसेस आए वो कैसे कैसे आए। ठीक। हमारे पास जितने भी केसेस आए हैं, वो हर जगह, हर हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा चुके थे। जब उन्हें कोई होप नहीं थी कि हम ठीक हो सकते हैं, जब उन्हें हर एक डॉक्टर ने यही कहा कि आपको सर्जरी के लिए ही जाना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन के लिए ही जाना पड़ेगा, तब पेशेंट्स हमारे पास आए एक होप लेके, एक उम्मीद लेके कि जहां हम कहीं से नहीं ठीक हो पाए, तो एक होप होती है पेशेंट को कि क्या हम यहाँ भी ट्राई करके देख लें, तो यहाँ भी ठीक हो सकते हैं। और हम उस होप को ज़िंदा रखते हैं पेशेंट की,
जब पेशेंट हमारे से मेडिसिन लेता है तो उसको पता चलता है, रिजल्ट्स उसको दिखने लगते हैं। तो मैं कितने टेस्टिमोनियल्स ऐसे दिखा सकता हूँ जिसमें पेशेंट विद इन 2-3 डेज पेशेंट हमें कह रहा है कि डॉक्टर साहब मैंने फ़र्क पैन लग गया, मुझे फ़र्क पड़ने लग गया है। पेशेंट जो पेन किलर ले रहे हैं डेली पेशेंट की पेन किलर्स बंद हो गई हैं। पेशेंट तो बेसिकली पेन किलर्स पे डिपेंड है, उसको कोई मेडिसिन नहीं दी जाएगी तो उसको तो पेन होनी है, तो उसने तो पेशेंट ने तो पेन किलर लेनी ही लेनी है। कई ऐसे केसेस हैं जो कहते हैं कि हमारी तो पेन किलर दूसरे दिन ही बंद हो गई जी, हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं लगती है। तो वही एक पेशेंट की होप हम जिंदा रखते हैं कि पेशेंट ठीक हो सकते हैं। आप बहुत बढ़िया। आपको किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं, आयुर्वेद में हर एक चीज़ का इलाज है, हर एक चीज़ का। उम्मीद से बढ़िया तो कोई चीज़ है ही नहीं। और जो शख्स, जो मरीज़, मैं समझता हूँ कि हर तरफ से नाउम्मीद हो चुके हैं, उनमें होप जगाने का ये जो काम आप कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। आप डॉक्टर साहब इतने थोड़े से समय में हमारे पास आए और इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब डॉक्टर साहब, अगर पेशेंट को आपके पास आना हो तो क्या अपॉइंटमेंट लेकर आना होता है? जी, ऑन कॉल, ओनली ऑन अपॉइंटमेंट। उसके लिए स्क्रीन पे दिए नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं। ऑन अपॉइंटमेंट आपको टाइम दिया जाएगा, क्योंकि हमारा ये रहता है जो भी पेशेंट आया हम उसे फुली सेटिस्फाइड करके भेजें। पेशेंट्स का रश हमें नहीं पसंद। जो भी पेशेंट आया वो एक होप, एक उम्मीद लेके आया, क्योंकि हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आने हैं वो दूर दूर से आते हैं। कोई देहरादून से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई यूपी से। आसपास वाले पेशेंट बहुत कम हैं, अदर स्टेट्स वाले पेशेंट बहुत ही ज़्यादा। तो हमें ये होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आया है हम उसे बैठ के आराम से कंसल्ट कर सकें, जो पेशेंट्स के डाउट है वो पेशेंट्स के डाउट क्लियर कर सकें। तो जिसने भी आना है ऑन अ कॉल, सिर्फ जस्ट अ कॉल अवे, आप कॉल कीजिए, आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर किया जाएगा। आप अपनी रिपोर्ट्स, अपनी MRI जो भी आप अपने साथ लेके आइए, आपको बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे देखने वाले आपके इस सारे जो टेस्टिमोनियल्स आपने दिखाए हैं और जो लोग ठीक हुए हैं, उन्हीं की तरह वो भी आस और विश्वास और आशा का दामन थामेंगे और फिर एक बार आपको विज़िट करेंगे और खुश होके ठीक होकर जाएंगे। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अपने देखने वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये जानकारी और ये हमारी बात पसंद आई और अच्छी लगी तो उन सभी लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत आप समझते हैं कि है। शायद हमारी तरफ से जगाई गई ये आस की किरण उनके जीवन में भी रोशनी का एक फवारा जो है वो फैला पाए, खुशियाँ ला पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जितना शेयर हो सके, कमेंट हो सके, आप ज़रूर कीजिए और जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक पहुँचाइए और जुड़ी रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।